मेरा नाम सोनिया है। आज मेरा ड्यूटी का पहला दिन था। इससे पहले मैंने 4 साल लगाकर इसी अस्पताल में नर्सिंग का डिप्लोमा किया था और पढ़ाई के साथ साथ हम रोजाना अस्पताल आकर ड्यूटी भी करते थे, लेकिन वो ड्यूटी हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा थी और आज वाली ड्यूटी अलग थी। हम सब दोस्ती नर्सिंग का डिप्लोमा करके अब नर्स बन चुकी थी और आज हम पहली बार ड्यूटी करते हुए खुद को आजाद महसूस कर रही थी। मेरी दोस्त रूबीना एक मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करते हुए कहने लगी, आज का दिन कितना अच्छा लग रहा है ना। आज हम स्टूडेंट नहीं बल्कि इस अस्पताल के एक अहम रुकन के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों बातें करने के साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। डॉक्टर बनना मेरा बचपन से शौक था। मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर मेरे वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं थे। वो एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। घर का खर्च मुश्किल पूरा हो रहा था। मेरी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से पूरा होता। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन लगता था कि बस मैट्रिक ही कर पाऊंगी, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी औलाद थी। मुझसे छोटी 2 बहनें थी और उनके अखराजात भी तो थे। मैं बहुत ज़हीन थी। मेरी उस्तानी ने मुझे कहा, तुम बहुत लायक बच्ची हो, क्या हुआ अगर तुम डॉक्टर नहीं बन सकती, तुम नर्सिंग में दाखिला ले लो। इसमें बजाय तुम्हें पैसा खर्च करने के हर महीने पैसे मिला करेंगे। ये सुनकर मैंने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। मुझे डॉक्टर अच्छे लगते थे, लेकिन मैं जान चुकी थी कि मैं कभी ख्वाब में भी डॉक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि इस ख्वाब की ताबीर बहुत महंगी थी, जो हम जैसे गरीब लोग कभी पूरा करने का सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए मैंने चुपचाप नर्सिंग में दाखिला ले लिया। जो क्या हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। मैं डॉक्टर्स के आसपास तो रह सकती थी ना। मेरे माँ बाप और रिश्तेदार भी इस फील्ड में लड़कियों का आना अच्छा नहीं समझते थे, मगर अब मेरे माँ बाप को अपनी तनख्वाह से भी ज्यादा पैसे मिलने लगे तो उनके नजरियात भी बदल गए। अब उन्हें कोई एतराज नहीं होता था। अब मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत पेश नहीं आती थी। मेरे माँ बाप ये काम बखूबी खुद ही कर लेते थे। यूं मेरे 4 साल बहुत अच्छे गुजर गए। इस सारे अरसे के दौरान मेरे घर के हालात बहुत बदल चुके थे। मैं जब छुट्टी पर घर जाती तो माँ बाप मेरे आगे पीछे फिरते थे। आखिर सारे खानदान में से वाहिद मैं थी जो कमाने लग गई थी। अस्पताल में हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। हमारी कुछ सीनियर्स बहुत अच्छी थी और हमें काम करने के बारे में बताती रहती थी, मगर कुछ बड़ी नर्सें ऐसी थी जो हम जूनियर्स को जाने क्या समझती थी और हर वक्त डांटती रहती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह की शिफ्ट वाली नर्स ने डिस्चार्ज बनाना था, मगर वो बगैर बनाए चली गई और जब मैं और रूबीना अपनी दूसरी शिफ्ट पर गए तो इंचार्ज हमें डांटने लगी। फिर एक नर्स ने आकर उसके कान में ना जाने क्या कहा कि वो कहने लगी, उससे बिठाओ, मैं अभी आ रही हूँ। जाने कौन आया था, मगर नर्स मुसर्रत फौरन वहाँ से चली गई थी। मैंने और रूबीना ने शुक्र अदा किया कि जान छुटी। नर्स मुसर्रत की किसी से नहीं बनती थी सिवाय वार्ड वाले अंकल के। वो नर्स मुसर्रत की उम्र के ही थे और उन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। हालांकि वो अंकल 3-4 जवान बच्चों के बाप थे, मगर चूंकि बीवी फोत हो चुकी थी इसलिए वो दूसरी औरतों में खासी दिलचस्पी लेते थे। मैंने उन्हें कई बार चोरी चोरी बातें करते भी देखा था। सब कहते थे कि उनकी बड़ी गहरी दोस्ती है। एक दिन मैं और रूबीना दूसरे वार्ड में जा रहे थे कि एक नौजवान लड़का और लड़की जो बहुत ही कम उम्र के लग रहे थे हमारे पास आकर नर्स मुसर्रत के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा, आपको उनसे क्या काम है, हमें बता दें, हम भी नर्स हैं, हम आपको चेक कर लेती हैं। वो घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं, हमें सिर्फ नर्स मुसर्रत के पास से जाना है। उसके साथ आया लड़का उससे कहने लगा, चलो हम आगे चलकर देख लेते हैं। वो लड़का हुलिये से अच्छे खाते पीते घर का और वो लड़की गरीब घर की लग रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर आगे चला गया। मैंने कहा, ये दोनों भाई बहन तो नहीं लग रहे। रूबीना भी गौर से उन्हें देख रही थी। कहने लगी, ये बहन भाई नहीं है और ना ही मियाँ बीवी है। अगर मियाँ बीवी होते तो लड़की पूरे एतमाद होती, घबराई हुई ना होती। वो देखो, वो बार बार अपना चेहरा छुपा रही है, उसे डर है कि कोई उसे पहचान न ले। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा, वाकई ऐसा ही था। वो लड़की बार बार अपनी चादर ठीक कर रही थी। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है कि कुछ हो रही है, मगर इन जैसे आशिकों का नर्स मुसर्रत से क्या काम। रूबीना हंसते हुए मुझे कहने लगी, तुम भी कमाल करती हो। नर्स मुसर्रत फ्रंटी वार्ड में होती है, ये उसी तरफ जा रही है। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि वो लड़की हामला है और अपने आशिक के साथ ये बच्चा जाया करवाने आई है। मैंने हैरत से मुंह खोल लिया। वो 17 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। मैंने कहा, नर्स मुसर्रत कभी ऐसा नहीं करेगी, वो तो इतनी सख्त है कि धक्के देकर उन्हें निकालेगी बाहर। मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा, मगर रूबीना हंसते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने 4 साल कहाँ गुजारे हैं जो तुम्हें अंदर की बातें भी नहीं मालूम। मैंने चौंक कर पूछा कि कैसी अंदर की बातें। कहने लगी, यही कि वो बच्चे जाया भी करती है। जो कुंवारी लड़कियां शादी से पहले ही माँ बन जाती हैं। नर्स मुसर्रत और कुछ दूसरी नर्सें उन लड़कियों का अबॉर्शन कर देती हैं और बदले में उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। ये सब जानना मेरे लिए एक इंकिशाफ ही था। मैं अपने काम से काम रखना पसंद करती थी। सिर्फ रूबीना से ही गहरी दोस्ती थी, जबकि बाकी लड़कियों से बस सलाम दुआ थी। मुझे इर्द गिर्द की कोई होश नहीं होती थी, जबकि रूबीना की काफी लोगों से जान पहचान थी। डॉक्टरों और नर्सों के अलावा मरीजों और उनके रिश्तेदारों से भी वाकफियत पैदा कर लेती थी। उसको सारे अस्पताल की खबरें थी। मैंने नर्स मुसर्रत के बारे में सुनकर पूछा, अगर तुम्हें मालूम है तो इसका मतलब ये है कि कई और लोगों को भी मालूम होगा, तो कोई उनके खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाता। कहने लगी, ये गवर्नमेंट अस्पताल है, यहाँ पहली बात की शिकायत सुनी नहीं जाएगी और दूसरी बात की शिकायत करने वाला खुद ही फंस जाएगा और नौकरी से जाएगा, क्योंकि नर्स मुसर्रत की पहुंच बहुत ज्यादा है। बातें करते करते हमारी वार्ड्स आ गई और हम अपने अपने वार्ड की तरफ चले गए। मेरे जहन में सारा दिन वो बातें गूंजती रही। वो लड़की मेरी आंखों के सामने आती रही। वो कितनी कम उम्र थी और अभी से इन चक्रों में पड़ गई थी। उसके माँ बाप को पता चलेगा तो उनको कितना दुख होगा। मगर फिर मैंने सोचा कि वो इसीलिए तो बच्चा जाया करवाने आई है, ताकि किसी को पता न चले। ऐसी लड़कियों को तो वैसे ही मार देना चाहिए जो माँ बाप की इज्जत कदमों तले रोन देती हैं। मैंने अगले दिन रूबीना को कहा, नर्स मुसर्रत जैसे लोगों की वजह से ऐसी लड़कियों का हौसला बढ़ जाता है। जब उन्हें पता होगा कि अबॉर्शन जैसा गैर कानूनी काम कोई नर्स नहीं करेगी तो वो गलत कामों में पड़ने से पहले 100 मरतबा सोचेंगी। हमें नर्स मुसर्रत के खिलाफ जाना चाहिए। वो घबरा कर कहने लगी, आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये ख्याल अपने पास ही रखो, किसके खिलाफ जाओगी, हर तरफ यही है, तुम बस सोचना छोड़ दो। मेरा मसला ये था कि मेरे अंदर अच्छाई का मादा बहुत ज्यादा था। मैं कुछ गलत होते नहीं देख सकती थी, मगर रूबीना ने सख्ती से डांट दिया था कि कोई नर्स मुसर्रत को कुछ नहीं कहेगा, उल्टा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैं चुप हो गई। पहले तो शायद मैंने कभी गौर नहीं किया था, मगर अब कर रही थी और ये देखकर और हिसाब लगाकर मैं दंग रह गई थी कि हफ्ते में 2-3 ऐसे केसेस लाजमी आते थे। लेकिन एक और बात मैंने नोट की थी, अक्सर लड़कियों के साथ एक औरत आती थी। वही औरत हर बार मुख्तलिफ लड़कियों को लेकर आती थी। ऐसे मालूम होता था जैसे वो कमीशन लेकर ऐसी लड़कियों को लेकर आती थी। मैं ये सब बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। रूबीना मुझे समझाती थी कि तुम्हें क्या मसला है, वो लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं, उन्हें नर्स मुसर्रत या वो औरत जो
उन्हें लेकर आती है, जबरदस्ती नहीं करती। इसीलिए तुम सोचना छोड़ दो। मैं छुट्टियों में अपने घर गई। मेरी छोटी दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती थी। मुझसे छोटी 18 साल की थी और कॉलेज के दूसरे साल में थी। मैं खुश थी कि चलो मेरी बहनें पढ़ाई कर रही हैं, वरना उनकी पढ़ाई भी छूट जाती। मैं घर गई तो अपनी बहन का रवैया देखकर मुझे अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर खुश नहीं हुई। मैंने नोट किया कि वो कॉलेज से देर से आ रही है। अम्मा को जैसे परवाह ही नहीं थी। मैंने कहा, बेटियों पर नजर रखें। मरियम क्यों कॉलेज से देर से आ रही है? अम्मा बेफिक्र से बोली, मुझे उस पर यकीन है, मगर मुझे उसके झूठे बहानों पर यकीन नहीं था। मैं जानती थी कि कोई कॉलेज 4 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं रखता। अस्पताल में नौजवान लड़कियों के हाल देख कर मैं बहुत मुहतात हो चुकी थी। इसलिए एक दिन मैं बगैर बताए छुट्टी के वक्त उसके साथ कॉलेज चली गई। मैंने उसे अपनी आंखों से एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जाते देखा। वो घर आई तो मैंने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन अम्मा के सामने वो साफ मुकर गई और झूठी कसम खा ली। अम्मा ने भी मेरा यकीन नहीं किया। 4 साल घर से दूरी ने शायद फासले बढ़ा दिए थे। मैं वापस अपनी ड्यूटी पर आ गई। एक हफ्ते बाद की बात है जब अम्मा ने रोते हुए फोन किया और कहा कि तू सच कह रही थी, कमबख्त मरियम का चक्कर चल रहा था किसी से, ये हामला हो गई है। मेरे सर पर तो कयामत टूट पड़ी। अम्मा मुझसे कह रही थी अपने अस्पताल में किसी से कहकर इसकी सफाई करवा दे। तेरी चचा इसके रिश्ते का कह रही है, अगर किसी को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी, तेरी तो बड़ी पहचान होगी। मैं यहाँ आने वाली कवारी लड़कियों को नफरत से देखती थी और मेरी अपनी बहन इस तरह की निकली थी। अम्मा ने उसे मेरे पास भेज दिया। मैं अब क्या करती? मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी, मेरी बेइज्जती होती। ऐसे में मुझे नर्स मुसर्रत याद आई। अब वही थी जो मेरी बहन का अबॉर्शन कर सकती थी। मैंने रुबीना से बात की। मैंने कहा, मैं नहीं चाहती कि नर्स मुसर्रत को इल्म हो कि ये मेरी बहन है। मैं किसी और के साथ इसको भेजना चाहती हूँ। कहने लगी, फिर उसी औरत से बात करते हैं जो ऐसी औरतों को यहाँ लाती है। रुबीना ने हुलिया बदलकर एक दिन उस औरत को बुला लिया और उससे बात की, कुछ पैसे दिए। अगले दिन वो औरत मेरी बहन को लेकर नर्स मुसर्रत के पास ले गई। बहन वापस आई तो मैंने पूछा, काम हुआ? कहने लगी, नहीं, ये लोग यहाँ ये काम नहीं करते, बस 1-2 टेस्ट करते हैं कि अबॉर्शन से जान को खतरा तो नहीं होगा, बाकी का काम ये कहीं और करते हैं। मैंने कहा, उसी औरत के साथ चले जाना वहाँ भी। मैं मजबूर हो गई थी। जिस काम को मैं गलत और गैर कानूनी कहती रही, आज वक्त पड़ा तो वही काम खुद करना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि नर्स मुसर्रत को जरा सा भी शक हो कि ये मेरी बहन है, इसलिए उस औरत के साथ उसको भेज दिया। बहन का अबॉर्शन हो गया और वो बाद में घर वापस चली गई। रुबीना ने मेरा बहुत साथ दिया, वरना ये सब ना होता। मेरी पूरी एक तनख्वाह इस काम में खर्च हुई थी। छुट्टी मिली तो मैं घर आ गई। मरियम को देखकर मैं चौंक गई थी। वो पहले से बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। मेरे पूछने पर अम्मा कहने लगी, जब से अबॉर्शन करवा कर आई है इसकी यही हालत है। मैं यही समझी कि शायद ये इस काम के साइड इफेक्ट्स हैं, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी मैं अपनी बहन से नाराज थी, इसलिए एक दिन रहकर वापस आ गई। वापस आई तो रुबीना ने अजीब बात बताई। कहने लगी, तुम्हें पता है कल क्या हुआ था? मैंने पूछा, क्या? तो वो बताने लगी, एक लड़की आई थी, उसका 1 माह पहले अबॉर्शन किया था नर्स मुसर्रत ने। वो कल आकर बहुत चीखी और चिल्लाई। नर्स मुसर्रत के तो गले पड़ गई थी, हाथापाई पर उतर आई थी। नर्स मुसर्रत उसे अपने केबिन में ले गई, लेकिन वो लड़की जाने क्या चुराने की बात कर रही थी। कह रही थी, तुमने और तुम्हारे साथियों ने बच्चा जाया करने के बहाने मेरे जिस्म से कुछ चुरा लिया है, मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगी। मैंने रुबीना की बातें सुनकर उलझन से पूछा, इस बात का क्या मतलब है कि अबॉर्शन के बहाने कुछ चुरा लिया? भला उसके जिस्म में कौन सा कोई हीरे जवाहिरात रखे हुए थे जो वो चुरा लेती? रुबीना ने कहा, इंसानी जिस्म में जो कुछ मौजूद है ना वो हीरे जवाहिरात से भी ज्यादा महंगा है। मैं उसकी बात सुनकर कांप गई। रुबीना अफसरदगी से कहने लगी, मैंने उस लड़की को देखा था, बेचारी का बहुत बुरा हाल था, रंगत जर्द हो चुकी थी, आंखों के गिर्द गहरे हल्के और बेचारी से चला भी नहीं जा रहा था। मुझे यकीन है कि अबॉर्शन के नाम पर जरूर कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। उसकी बातों पर मैं चौंक गई। ये सारी अलामतें तो मेरी बहन मरियम में भी थी। अम्मा ने कहा भी था कि जब से अबॉर्शन करवा कर आई है कमजोर होती जा रही है, यही कहती रहती है कि जिस्म में दर्द हो रहा है, इसे अपने साथ ले जाओ। मगर मैं अपनी बहन से चूंकि खफा थी इसलिए इग्नोर करके यहाँ चली आई। अब याद आ रहा था कि वो भी ऐसी ही थी। मैं सुन रह गई। अगर रुबीना ठीक कह रही थी तो फिर तो मरियम के साथ भी कुछ गलत तो नहीं हो गया था। वो भी तो बहुत निढाल लग रही थी, ऐसे जैसे उसमें जान ही ना हो। मैंने फौरन अम्मा को फोन करके मरियम को अस्पताल लाने को कहा। मैंने रुबीना को सारी बात बताई तो कहने लगी, हम यहाँ से नहीं कहीं और से टेस्ट करवाएंगे। हमने एक और अस्पताल से उसके टेस्ट करवाए तो एक ऐसी हकीकत का इंकशाफ हुआ जिसे सुनकर हम दोनों के कदमों तले से जान निकल गई। हम दोनों भागते हुए अपने अस्पताल आए। नर्स मुसर्रत इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मामला अबॉर्शन से बढ़कर कहीं आगे का था। अगर मेरी बहन के साथ ऐसा ना हुआ होता तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता कि कैसा घिनौना खेल खेला जा रहा है। रुबीना कहने लगी, आज तक मैं तुम्हें रोकती आई हूँ, मगर अब मामला इज्जत से बढ़कर जान पर आ चुका है। नर्स मुसर्रत और उसके साथियों को रोकना बहुत जरूरी है। हमने सबसे पूछा कि नर्स मुसर्रत कहाँ है तो पता चला कि वो 2 दिनों की छुट्टी पर है। सिर्फ एक ही सूरत थी कि हम उस औरत तक पहुँचने की कोशिश करें जो शिकार घेर कर लाती थी, मगर उसके घर का एड्रेस भी तो मालूम नहीं था। मगर मेरी बहन ने बताया कि मैं उसके इलाके का नाम जानती हूँ। औरत फोन पर किसी से कह रही थी कि मैं कुरंगी से हूँ। मैं और रुबीना एक पुलिस अफसर के पास गए और सारी बात बताई। वो कहने लगी, सबसे पहले हमें उस औरत तक पहुंचना होगा। सीसीटीवी से उस इलाके की फुटेज देखकर उसके घर का पता मालूम किया जा सकता है। उस अफसर ने वहीं बैठे बैठे फोन किया और फुटेज मंगवाई। 1 घंटे बाद हम उस औरत के घर जा रहे थे। सीसीटीवी से मालूम हो गया था। जैसे ही हम उस दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी तो मालूम हुआ कि इस घर में तो कोई औरत रहती ही नहीं। एक लड़के ने दरवाजा खोला और बताया कि हम सिर्फ बाप बेटे इस घर में रहते हैं, यहाँ कोई उसकी बहन या माँ नहीं है। हमने उस औरत की जो तस्वीर सीसीटीवी से निकाली थी वो उस लड़के को दिखाई तो उसने पहचाने से इनकार कर दिया। कहने लगा, आप बेशक घर की तलाशी ले लें, मोहल्ले में किसी से भी पूछ लें, हमारे घर कोई औरत नहीं। हम मायूस होकर वापस पलटने लगे। जब उसकी आवाज पर कदम थम से गए उसने कहा था, लेकिन मर्द के भेस में एक औरत जरूर है। हम तीनों दंग होकर पलटे थे। वो कहने लगा, आप अंदर आइए, मैं शुरू से सब बताता हूँ। हम 3 भाई हैं, हमारे घर कोई औरत नहीं है। हमारी माँ का कई साल पहले इंतकाल हो चुका है।
मेरी कोई बहन भी नहीं है। हम सारा दिन अपने काम पर होते हैं और अब्बा सारा दिन घर पर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा था कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर कोई औरत है। और ये बात सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि दूसरे भाइयों ने भी नोट की थी कि घर में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे थे। उस दिन मैं काम पर जाने लगा तो मुझे अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे जो मेरा पहनने का दिल कर रहा था। मैं अब्बा से पूछने लगा, उनके कमरे में गया तो वो कमरे में नहीं थे। मैं वापस आने लगा कि चौंक कर पलट गया। बेड पर एक लाल रंग का दुपट्टा नजर आ रहा था। ये क्या? मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या मामला है, औरत का दुपट्टा हमारे घर क्यों है? हमारे घर तो कोई औरत नहीं है। मैंने अब्बा से कुछ पूछने का इरादा किया, फिर तर्क कर दिया क्योंकि वो काफी अरसे से बहुत चुप चुप से हो गए थे। हम भाइयों को काम से आते आते रात हो जाती थी। थकन इतनी होती कि खाना खाते ही नींद आ जाती थी। ऐसे में बहुत बार दिल किया कि अब्बा से पूछूं, मगर वक्त ही नहीं मिला। और अब ये सब देखने को मिल रहा था। 2 दिन बाद ही छोटा भाई असगर कुछ परेशान सा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों लग रहे हो? परेशान क्यों हो? कहने लगा, अब्बा का रवैया चंद दिनों से कुछ बदला बदला है। मुझे लगता है वो कुछ अजीब से हो गए हैं। मैंने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? खैरियत तो है? तुमने कुछ देखा है क्या? मैंने लाल दुपट्टे और खाने से बाल निकलने वाली बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था और ना ही छोटे भाइयों को बताया था। लेकिन असगर कहने लगा, भाई कल रात उसी वक्त पर मेरी आंख खुली तो बाबा के कमरे के सामने से गुजरते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी औरत की आवाज आ रही है। मैं उसकी बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। औरत की आवाज? मैंने उससे कहा, अरे भाई तुझे गलत फहमी हो रही है। अब्बा के कमरे से भला किसी औरत की आवाज कैसे आ सकती है? हो सकता है वो टीवी देख रही हूँ। कहने लगा, भाई क्या हो गया है आपको? हमारे घर में कौन सा टीवी है जो अब्बा जी देखेंगे? मैंने भी बौखलाहट में जाने टीवी का बहाना क्यों बना दिया था। अपनी बात को संभालने के लिए मैंने कहा, अरे यार हो सकता है अब्बा मोबाइल पर कोई फिल्म देख रही हूँ। अपने भाई को तो मैंने किसी भी तरह मुतमईन कर दिया था, मगर खुद में शक में पड़ गया था कि ये अब्बा क्या करते फिर रही हैं। रात को खाने में से बाल निकला तो छोटा भाई प्लेट से बाल उठाकर मजाक में कहने लगा, अब्बा रोज खाने से लंबे लंबे बाल निकल रहे हैं। पैर तो है, कहीं आप चोरी चोरी हमारी सौतेली अम्मी तो नहीं ले आए जो रोज अपने बाल खुले छोड़कर खाना पकाती है। मैंने देखा कि भाई के इस मजाक पर अब्बा का रंग फक हो गया। उसकी रंगत बदल गई जैसे कोई चोरी पकड़ी जाती है। इसके बजाय वो कोई और जवाब देते। वो जल्दी से किचन से निकल गए। मैं जल्दी से उठकर बाहर भागा, मगर बाहर तो किसी औरत का नामो निशान नहीं था। मैंने किचन में जाकर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। हैरत की बात ये थी कि अब्बा भी अब घर नजर नहीं आ रहे थे। अब्बा कहाँ गए? मैं तो दंग ही रह गया कि ये क्या मामला है। ताजा खाना अब्बा ने बनाया था या किसी और ने? एक दिन मैं घर पर था ताकि देख सकूं कि हमारे घर कौन सी औरत आती है या मौजूद है। कुछ देर बाद महसूस हुआ जैसे घर में खामोशी छाई हुई है। मैंने बाहर निकलकर देखा तो अब्बा कहीं भी नजर न आए। मैं बहुत परेशान होकर अंदर कमरे में आ गया। मेरा प्लान फेल हो गया था। अचानक मुझे ख्याल आया कि गलती तो मेरी थी कि मैं घर में मौजूद था। इस बात का अब्बा को इल्म था। मुझे ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि मैं घर में ही छुप कर रह जाता और अब्बा को इल्म ही ना होता। तभी मैं राज मालूम कर सकता था। मुझे लगता था अब्बा किसी औरत से मिलने चाहते हैं। अगले दिन दरवाजे पर जाकर मैंने ऊंची आवाज से कहा कि अब्बा जी हम जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। गली से बाहर निकलते ही उन भाइयों को कहा, तुम लोग चले जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। मैं जल्दी से घर जाकर अपने कमरे में छुप गया। थोड़ी देर बाद अब्बा किचन से निकले और अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे की खिड़की से छुप कर सब देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझ पर कयामत टूट पड़ी क्योंकि अब्बा के कमरे से कोई औरत निकलकर किचन में गई थी। मैं हक्का बक्का रह गया। अपनी आंखों पर यकीन न आया। जल्दी से चोरी चोरी कमरे से बाहर निकले और जो देखा तो आंखों पर यकीन न आया क्योंकि उस औरत के रूप में कोई और नहीं बल्कि अब्बा ही थे। मैं तो दंग ही रह गया कि ये क्या देख रहा हूँ मैं। अपनी आंखें बार बार मली कि शायद मेरी नजर का धोखा हो, मगर ऐसा कुछ नहीं था। अब्बा ही एक औरत के रूप में थे। उन्होंने औरतों वाले कपड़े पहन रखे थे और सर पर लंबे बाल वाली विग पहन रखी थी और कुछ गुनगुनाते हुए वो बड़े मजे से सब्जी काट रहे थे। ये सब देखकर इतने दिनों से जो शक के कांटे दिल में चुभ रहे थे वो तो दूर हो गए थे कि कोई औरत का चक्कर नहीं था क्योंकि अब्बा ने बिजाते खुद औरत का रूप धारा हुआ था। मगर अब सवाल ये पैदा हो गया था कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे थे। मैंने इस बारे में छोटे भाइयों को बताना मुनासिब ना समझा। वो बेचारे परेशान हो जाते। मैं अगले दिन भी चोरी चोरी घर में रह गया और अब्बा को मैंने अपनी आंखों से औरतों वाला रूप बदलते देखा था। अब तो यकीन न करने वाली बात ही नहीं थी। मैंने देखा कि अब्बा ने बड़ी सी चादर में खुद को लपेटा और एहतियात से गली में झांका। जब देखा कि गली में कोई मौजूद नहीं है तो तेजी से दरवाजा वैसे ही बंद करके बाहर चले गए। मैं भी फौरन अब्बा के पीछे पीछे चलने लगा। उन्होंने ऐसा हुलिया बदल रखा था कि कोई शक ही नहीं कर सकता था कि औरत के रूप में कोई मर्द जा रहा है। उन्होंने चादर से चेहरा छुपा रखा था। मैं मुसलसल अब्बा के पीछे था। वो जल्दी ही एक बंगले में चले गए। मैं भी अंदर जाने लगा तो गेट पर मौजूद चौकीदार ने रोक लिया। कहने लगा, ओ भाई मुंह उठाकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, ये अभी अभी जो अंदर दाखिल हुआ है। मेरा मतलब है जो औरत अंदर गई है वो कौन है? कहने लगा, वो बेगम साहिबा की खास मुलाजमा है। मैंने कहा, मैं इस मुलाजमा का बेटा हूँ। मैं उनकी कुछ चीजें रह गई हैं वो देने आया हूँ। मैं बहाना करके अंदर चला गया। अंदर का तो माहौल ही बदला हुआ था। मैंने देखा कि खास कमरे में 1-2 नर्स और मेरे अब्बा एक औरत के रूप में मौजूद थे और वहाँ किसी लड़की का ऑपरेशन चल रहा है। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। मुझे बस इतना ही मालूम है, ये भी परसों की बात है। मैं उन 2 दिनों में सोचता रहा हूँ कि मेरे बाप ने ऐसा क्यों किया। फिर मुझे सब समझ आ गया कि पैसों के लिए। मैंने बेताबी से पूछा कि क्या तुम मुझे वो जगह बता सकते हो जहाँ वो गए हैं? मुझे एड्रेस बताओ। उसने एड्रेस बताया तो मैं और रुबीना जल्दी से पुलिस को लेकर वहाँ पहुंचे। वो घर नर्स मुसर्रत का था। हम वक्त से पहुंचे थे क्योंकि अभी वहाँ ऑपरेशन शुरू ही होने वाला था। पुलिस ने बर वक्त छापा मारकर उन लोगों को पकड़ लिया था। सबसे ज्यादा धचका ये देखकर लगा था कि औरत के भेस में अंकल फहीम थे, वही जो रात की शिफ्ट में अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करते थे। जब मेरी बहन की रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बताया था कि उसके जिस्म से एक गुर्दा निकाल लिया गया है और ये काम तभी हुआ था जब उसका ऑपरेशन करने के लिए उसे बेहोश किया
گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اتنے گناؤنے کام میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ انکل فہیم عورتوں کا بھیس بنا کر لڑکیوں کو نرس مسرت کے پاس لے جاتا تھا، جو ایک ڈاکٹر کی مدد سے ان کے بچے ضائع کر کے ان لڑکیوں کے جسم سے گردے نکال کر بیچ دیا کرتے تھے۔ ان اعضاء کو آگے بیچنے کا کام بھی فہیم کا تھا، جو عورتوں والا بھیس بنا کر اسے تبدیل کرنے جاتا تھا کہ وہ اسے عورت سمجھے اور وہ کسی کی پہچان میں نہ آ سکے، چونکہ اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، اس لیے سارا دن وہ یہی کام کرتا رہتا تھا۔ وہ زیادہ تر غریب لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتا تھا تاکہ وہ لڑکیاں کل کو ان کے خلاف کچھ نہ کر سکے۔ فہیم کا بڑا بیٹا ایک اچھا اور ایماندار انسان تھا، تبھی تو اس نے ہمیں سب بتا دیا۔ پولیس نے نرس مسرت، فہیم اور باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ میں خوش تھی کہ میری وجہ سے یہ سب لوگ پکڑے گئے۔ مجھے اور روبینہ کو لوگوں کی طرف سے بہت پیار ملا کہ ہم نے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ان خطرناک لوگوں کو بے نقاب کیا اور باقیوں کو بچا لیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔